मलाका स्ट्रेट के शांत और गहरे पानियों में एक बहुत बड़ा जहाज खामोशी से अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। उसकी परछाई दुनिया के सबसे मसरूफ समंदरी रास्तों में से एक पर पड़ रही थी। डेक पर सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। कोई इमरजेंसी नहीं, कोई अर्जेंट सायरन नहीं। एयरक्राफ्ट अपनी जगह पर टाइटली सिक्योर्ड थे। मरीन्स अपने रोजाना की रूटीन चेक कर रहे थे और जहाज के इंजन की एक धीमी भारी आवाज पूरे माहौल में गूंज रही थी। लेकिन इस शांति के पीछे एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। एक ऐसा मिशन अपनी शक्ल ले चुका था जिसके बारे में दुनिया अनजान थी। इस जहाज का नाम था USS ट्रिपोली, एक अमेरिकन एम्फीबियस असॉल्ट शिप। इसे अभी अभी वेस्टर्न पैसिफिक से निकलकर मिडल ईस्ट की तरफ आगे बढ़ने का ऑर्डर मिला था। लेकिन इस जहाज पर सिर्फ एक आम क्रू नहीं था, इसके अंदर मौजूद थी एक पूरी मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट, तकरीबन 2500 हेवीली आर्म्ड मरीन्स, F-35B स्टील्थ फाइटर जेट्स, V-22 ऑस्प्रेस हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स और अटैक एयरक्राफ्ट्स का एक पूरा झुंड। और ये कॉम्बिनेशन जहां भी जाता है कभी भी कोइंसिडेंस से नहीं जाता। पहली नजर में ये सिर्फ एक कॉमन मिलिट्री डिप्लॉयमेंट लग रही थी। एक और अमेरिकन एसेट मिडल ईस्ट के उस भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे ये जहाज वेस्ट की तरफ आगे बढ़ा, एक नया और खतरनाक सवाल सामने आने लगा। सवाल ये था कि इन 2500 मरीन्स और F-35 जेट्स को आखिर क्या करने के लिए भेजा जा रहा है। वॉशिंगटन के बंद कमरों में इस सवाल का जवाब टुकड़ों में आना शुरू हुआ। कांग्रेस के एक मेंबर ने बहुत एहतियात से इशारा दिया कि ये मरीन्स शायद ईरान पे किसी फुल स्केल इन्वेजन के लिए नहीं जा रहे। इनका टारगेट कोई बड़ा शहर नहीं था। ये किसी लंबी ग्राउंड वॉर के लिए नहीं जा रहे थे। इसके बजाय उन्होंने एक बहुत ही लिमिटेड लेकिन इंतहाई प्रिसाइज टारगेट की तरफ इशारा किया। एक ऐसा टारगेट जो ईरान की सांस रोक सकता था। ईरान के साहिल से 15 मील दूर पर्शियन गल्फ के पानियों में खामोशी से बसा एक जजीरा, खर्ग आइलैंड। ये देखने में तो कोई आम जमीन का टुकड़ा लगता है। इसकी लंबाई सिर्फ 5 माइल है और चौड़ाई लगभग 2 माइल। यहाँ मेन शहरों जैसी आबादी नहीं है, लेकिन इसका साइज इसकी औकात नहीं बताता। ये छोटा सा आइलैंड ईरान की इकोनॉमिक धड़कन है। ईरान का 90% ऑयल एक्सपोर्ट, ध्यान से सुनिए, लगभग पूरे देश का 90% ऑयल सिर्फ और सिर्फ इसी आइलैंड से हैंडल होता है। बड़े बड़े स्टोरेज टैंक्स, मैसिव पंपिंग स्टेशंस और एक्सपोर्ट टर्मिनल्स जो डायरेक्ट ग्लोबल एनर्जी सिस्टम से जुड़े हैं। आसान लफ्जों में कहें तो ये आइलैंड इस देश की इकोनॉमिक लाइफलाइन है। अगर यूनाइटेड स्टेट्स बिना किसी फुल स्केल वॉर के ईरान पर एक्सट्रीम प्रेशर डालना चाहता है तो उसकी शुरुआत इसी जगह से होगी। इस आइलैंड का नक्शा भी इसके मकसद को साफ जाहिर करता है। इसका नॉर्दर्न हिस्सा पूरी तरह मिलिट्री और लॉजिस्टिक्स के लिए बना है। यहाँ एक एयर स्ट्रिप है, सपोर्ट बिल्डिंग्स हैं और चारों तरफ डिफेंसिव पोजीशंस हैं। और इसका साउदर्न हिस्सा वो पूरी तरह ऑयल फैसिलिटीज, मैसिव स्टोरेज टैंक्स और एक्सपोर्ट टर्मिनल से भरा हुआ है। यहाँ तकरीबन 7000 टेक्निकल वर्कर्स दिन रात काम करते हैं और इस आइलैंड की टोटल आबादी 20,000 के आसपास है। ये सिर्फ एक इंडस्ट्रियल साइट नहीं है, ये एक फंक्शन करने वाली कम्युनिटी है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजिक मकसद है, ईरान का ऑयल दुनिया तक पहुँचाना। लेकिन खर्ग आइलैंड के हालात हमेशा शांत नहीं रहे हैं। हाल ही में हुए हमलों ने यहाँ के मंजर को बदल दिया है। यूएस टारगेटिंग ने रिपोर्टेडली यहाँ के सरफेस टू एयर मिसाइल साइट्स, रनवे के कुछ हिस्सों और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है। रोड्स तबाह हो चुकी हैं, बिल्डिंग्स पर हमलों के निशान हैं, लेकिन इन सब के बावजूद इस आइलैंड का मेन फंक्शन अब तक जिंदा है। ऑयल अभी भी फ्लो कर रहा है और यही अमेरिका के सामने सबसे बड़ी उलझन है। पेपर पर देखें तो सॉल्यूशन बहुत आसान लगता है। अगर खर्ग आइलैंड ईरान का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है तो इसे मिसाइल से पूरी तरह तबाह क्यों नहीं कर देते। लेकिन हकीकत में ऑयल अकेले ऑपरेट नहीं करता, ये ग्लोबल सिस्टम का हिस्सा है। अगर अमेरिका खर्ग आइलैंड को कम्प्लीटली तबाह कर देता है तो उसका असर सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेगा, दुनिया भर में पैनिक मच जाएगा। ग्लोबल मार्केट्स क्रैश हो जाएंगी, सप्लाई चेन्स ब्लॉक हो जाएंगी और ऑयल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी, जिसका असर डायरेक्ट आम इंसान की जिंदगी, फ्यूल कॉस्ट और खाने पीने की चीजों पर पड़ेगा। अमेरिका को एक ऐसा रास्ता चाहिए था जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, और वहीं से एक नया प्लान शेप लेने लगा। एक ऐसा प्लान जिसमें आइलैंड को तबाह नहीं करना था बल्कि उस पर कब्जा करना था। लेकिन अमेरिकन फौज के जूते ईरानियन जमीन पर उतारना, एक ऐसी लाइन क्रॉस करना है जिसके बाद वापसी आने का कोई रास्ता नहीं। ये एक फुल इन्वेजन तो नहीं, पर यह जंग की चिंगारी को आग जरूर लगा सकता था। इस आइडिया को सपोर्ट करने वालों का मानना है कि ये एक क्लीन ऑपरेशन होगा, मेन लैंड से दूर, शहरों की भीड़ से दूर, सिविलियंस का रिस्क कम। लेकिन मिलिट्री प्लानर्स जानते थे असलियत में क्लीन ऑपरेशन जैसा कुछ नहीं होता।
इस आइलैंड को सीज करने के लिए एक ऐसी फोर्स चाहिए थी जो मिनटों में आसमान से उतरकर जमीन पर तबाही मचा सके, और यूएसएस ट्रिपोली के अंदर मौजूद 31st मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट बिल्कुल इसी काम के लिए डिजाइन की गई थी। एक एमईयू किसी लंबी और हाई इंटेंसिटी वॉर के लिए नहीं बनी होती, ये फास्ट मूविंग क्राइसिस के लिए होती है जहां स्किल से ज्यादा स्पीड मैटर करती है। इन 2500 मेरीन्स को इन्फेंट्री, एविएशन और लॉजिस्टिक्स में बांटा गया था। इनके पास F-35B शॉर्ट टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग जेट्स थे, V-22 ऑस्प्रेस थे जो ट्रूप्स को हेलीकॉप्टर की तरह लैंड करवाकर हवाई जहाज की तरह उड़ सकते थे। ये मिलकर एक ऐसी कंबाइंड आर्म फोर्स बनाते हैं जो समंदर से डायरेक्ट जमीन पर पावर प्रोजेक्ट कर सकती है, वो भी सिर्फ चंद घंटों में। अगर कमांड मिलती तो इस मिशन के 3 सबसे बड़े मकसद हो सकते हैं। पहला, खर्ग आइलैंड को सीज करके ईरान का एक्सपोर्ट ब्लॉक करना और उनकी इकोनॉमिक पावर को चोक कर देना। दूसरा, आइलैंड को सिक्योर करके नॉर्दर्न पर्शियन गल्फ में शिपिंग रूट्स को महफूज बनाना और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में खतरे को कम करना। तीसरा, पूरी दुनिया और खास तौर पर ईरान को ये दिखाना कि अमेरिका जब चाहे दुश्मन की सबसे अहम जगह पर पहुंचकर कब्जा कर सकता है, लेकिन इनकी ताकत की अपनी लिमिट्स हैं। एक एमईयू अकेले लंबी वॉर नहीं लड़ सकती, इन्हें हैवी फायर पावर और एयर डिफेंस के लिए जॉइंट फोर्सेस जैसे नेवी के बड़े जहाज और स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स की जरूरत होती है। खर्ग आइलैंड पर अटैक करना आसान था, लेकिन वहां पहुंचना कैसे था? समंदर से अटैक करने में सबसे बड़ा मसला रास्ता था। अगर यूएसएस ट्रिपोली को पर्शियन गल्फ के अंदर खर्ग आइलैंड के करीब ले जाना था तो उसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरना पड़ता। ये स्ट्रेट एक मौत का कुआं है, नैरो और टाइट रास्ता, चारों तरफ ईरानियन मिसाइल्स, कोस्टल डिफेंसेस और सुसाइड ड्रोन्स का खतरा। ट्रिपोली वहां एक हाई वैल्यू टारगेट बन जाता, इसलिए यूएस नेवी ने एक अलग रास्ता चुना। यूएसएस ट्रिपोली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इंटर ही नहीं करेगा, वो दूर नॉर्दर्न अरेबियन सी में महफूज खड़ा रहेगा। खर्ग आइलैंड वहां से लगभग 500 माइल दूर था, लेकिन V-22 ऑस्प्रेस के लिए ये फासला तय करना मुश्किल नहीं था। ऑपरेशन की शुरुआत किसी बड़े धमाके से नहीं, खामोशी से होगी। रात के फुल अंधेरे में 12 से ज्यादा V-22 ऑस्प्रेस यूएसएस ट्रिपोली के डेक से हवा में उड़ेंगे। हर ऑस्प्रेस में लगभग 2 दर्जन स्पेशल ऑपरेटर्स, मरीन रेडर्स और नेवी सील्स बैठे होंगे। ये वो यूनिट्स हैं जो दुश्मन के इलाके में सबसे पहले उतरने के लिए ट्रेन किए जाते हैं। लगभग 2 घंटे के लंबे और खतरनाक सफर के बाद वो आइलैंड के करीब पहुंचेंगे। इनके ऊपर आसमान में F-35B फाइटर्स कवर दे रहे होंगे, जबकि EA-18 ग्रोलर एयरक्राफ्ट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के रेडार्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स को अंधा कर चुके होंगे। जैसे ही ऑस्प्रेस लैंड करेंगे, वक्त और स्पीड ही सबसे बड़ा गेम होगा। पहली वेव का टारगेट नॉर्दर्न मिलिट्री बेसिस नहीं होंगे, उनका टारगेट होगा साउदर्न ऑयल फैसिलिटीज, आइलैंड का असली दिल। जमीन पर उतरते ही ये स्पेशल ऑपरेटर्स तेजी से ऑयल टर्मिनल्स, कंट्रोल रूम्स और मेन गेट्स को सिक्योर करेंगे। उन्हें न सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस को न्यूट्रलाइज करना था, बल्कि वहां मौजूद 20,000 सिविलियंस और 7,000 वर्कर्स को भी मैनेज करना था। एक भी गलती हुई और पैनिक मच जाएगा। उन्हें फौरन सिविलियंस को सेफ जोन्स में शिफ्ट करना होगा ताकि क्रॉस फायर ना हो। जब पहली वेव प्रीमीटर सिक्योर कर लेगी, तब आएगी दूसरी वेव। अब ऑस्प्रेस में कॉम्बैट इंजीनियर्स और आर्म इन्फेंट्री आएगी। इनका काम होगा नॉर्थ में मौजूद डैमेज रनवे को रातों रात रिपेयर करना। जैसे ही रनवे क्लियर होगा, आसमान से हैवी ट्रांसपोर्ट प्लेन्स जैसे C-130 लैंड करना शुरू कर देंगे। सिर्फ कुछ ही घंटों के अंदर एक छोटा सा ऑयल आइलैंड 5,000 अमेरिकन ट्रूप्स, हैवी वेपन्स और सप्लायर्स के साथ एक मिलिट्री फोर्ट्रेस में बदल जाएगा। इस थ्योरी पे मिशन सक्सेसफुल और आइलैंड पे कब्जा हो गया, तो मॉडर्न वॉरफेयर में किसी जगह पर कब्जा करना कहानी का एंड नहीं होता। अक्सर ये किसी बहुत बड़ी तबाही का आगाज होता है। लेने से ज्यादा मुश्किल काम है उस जगह को होल्ड करना। ईरान अपनी पूरी इकोनॉमी का 90% हिस्सा खोने के बाद हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठेगा। खर्ग आइलैंड अब एक वॉर जोन बन जाएगा जिसे हर रोज हर घंटे डिफेंड करना होगा। सबसे पहला डर, रिटेलिएशन। ईरान एसिमेट्रिक वॉरफेयर का मास्टर है। वो आइलैंड पर बैलिस्टिक मिसाइल्स दागेगा, सुसाइड ड्रोन्स भेजेगा और स्पीड बोट्स के जरिए कोस्टल अटैक्स करेगा। मरीन्स को अब एक ऐसी जमीन पर डिफेंड करना होगा जो दुश्मन के बिल्कुल सामने होगी। हर डिफेंसिव सिस्टम, पैट्रियट मिसाइल्स, रेडार्स 24 घंटे एक्टिव रखना होंगे। दूसरा मसला, ग्लोबल मार्केटिंग का धोखा। अमेरिका का इस ऑपरेशन का मकसद ये
कि ऑयल फैसिलिटीज बची रहें और दुनिया में ऑयल के क्राइसिस ना आए। उनका प्लान था कि ऑयल प्रोडक्शन वापस शुरू हो जाएगी अमेरिका के कंट्रोल में, लेकिन हकीकत में ऑयल निकल भी आए तो उसे ले जाने के लिए कमर्शियल टैंकर चाहिए होते हैं। दुनिया की कोई भी इंश्योरेंस कंपनी किसी भी ऑयल टैंकर को एक एक्टिव वॉर जोन में जाने की इजाजत नहीं देगी। जब तक आसमान से मिसाइल्स गिरने का डर रहेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज महफूज नहीं होगा, तेल आइलैंड पर मौजूद तो रहेगा लेकिन दुनिया तक पहुंच नहीं पाएगा। जिसका मतलब था जो क्राइसिस अमेरिका अवॉइड करना चाहता था वो फिर भी होकर रहेगा। और फिर आता है सबसे आखिरी और सबसे भयानक सवाल, टाइम, वक्त। एक बार जब आप किसी देश में एंट्री ले लेते हैं तो वहां से एग्जिट कैसे करेंगे? अगर अमेरिका कल को वहां से अपनी फौज वापस बुलाता है तो पीछे एक बहुत बड़ा वैक्यूम छूट जाएगा। और आज की दुनिया में जियोपॉलिटिक्स का उसूल है कोई भी जगह खाली नहीं रहती। जैसे ही अमेरिका वहां से हटेगा, चाइना या रशिया जैसी पावर्स वहां एंट्री ले सकती हैं और इस शॉर्ट टर्म मिलिट्री ऑपरेशन को एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक मुसीबत में बदल सकती हैं। जो मिशन एक प्रिसाइज और सर्जिकल स्ट्राइक के तौर पर शुरू हुआ था वो अब एक एंडलेस लूप बन चुका था। एक ऐसा कमिटमेंट जिसका कोई क्लियरली डिफाइंड एंड गेम नहीं था, क्योंकि जंग की शतरंज में किसी जमीन को जीतना तो अक्सर आसान होता है, लेकिन असल जंग इस बात की होती है कि जीतने के बाद आप आगे क्या करते हैं और क्या आप वहां से कभी वाकई वापसी निकल पाते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका खर्ग आइलैंड तक पहुंच जाएगा? और अगर पहुंच जाता है तो वहां से निकल पाएगा?